हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी पॉलीमराइजेशन के एक मैकेनिज़्म की, जो है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है, बहुत ही फास्ट होती है, बिकॉज ये चेन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से बनते जाते हैं और रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो जब हम इस रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ा स्लो करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम इनहिबिटर्स मिलाते हैं। इनहिबिटर मतलब जो अभिक्रिया को थोड़ा सा इनहिबिट कर सकें, धीमे कर सकें, रोक सकें। मंदक भी कहते हैं इसको, निरोधक भी कहते हैं इसको, या संदमक भी कहा जाता है इसको। कुछ संदमकों के उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं मैंने, जैसे कि क्विनोन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। तो ये रहा आपके सामने क्विनोन। अगर आपकी अभिक्रिया में मुख्य बना है तो क्विनोन इस मुख्य से अभिक्रिया करता है। चूँकि ये अत्यधिक क्रियाशील मुख्य है, अत्यधिक अस्थायी, जब क्विनोन इस पर अटैक करेगा तो एक नया फ्री रेडिकल बनेगा जो थोड़ा सा स्टेबल है, इसकी तुलना में स्थायी रेडिकल बनता है और अभिक्रिया थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो यदि किसी फ्री रेडिकल रिएक्शन को हमको स्लो करना हो तो उसके अंदर हम संदमक मिलाते हैं। आज हम बात करेंगे एक और मैकेनिज्म की, जो है पॉलीमराइजेशन का एक और मैकेनिज्म है धनायनी संकलन बहुलीकरण। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई धनायन बनेगा। तो आप देखिए, पहले ये भी अभिक्रिया 3 पदों में पूरी होगी। 3 पदों में से पहला पद चेन इनिशिएशन स्टेप है, दूसरा चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, तीसरा चेन टर्मिनेशन स्टेप है। क्योंकि इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि प्रथम पद में धन आयन बन रहा है, तो इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये किसी धन आयन की उपस्थिति में होती है, यानी कि ये अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है। वो अम्ल खनिज अम्ल भी हो सकता है, मिनरल एसिड, जैसे कि H2SO4 है, HF है, एक्सेट्रा, और वो ल्यूइस एसिड भी हो सकता है, AlCl3, TiCl4, BF3, SnCl4, एक्सेट्रा। कोई भी ल्यूइस अम्ल हम ले सकते हैं, ल्यूइस अम्ल का जलीय विलयन। तो जब अम्ल की उपस्थिति में हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा मोनोमर है, जो असंतृप्त यौगिक है, यहाँ पे मैंने लिया है 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन पर हमारे अम्ल की अभिक्रिया होती है। यदि खनिज अम्ल है, यदि मिनरल एसिड है, तो उसका जो H आयन है वो अटैक करके इसको कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। और यदि ये ल्यूइस अम्ल है तो ल्यूइस अम्ल का जब जलीय विलयन लेंगे तो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बोनियम आयन बन रहा है। तो कुल मिला के फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। इसके बाद आता है हमारा श्रृंखला संचरण पर, यानी कि चेन प्रोपेगेशन स्टेप, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में बिल्कुल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह ही अभिक्रिया होगी, यानी कि जो प्रथम पद में हमारा धनायन बना है उस पर मोनोमर यानी एकलक का एक और अणु जुड़ जाएगा और एक बड़ा धनायन बन जाएगा। फिर इसके बाद अगली स्टेप में इसी मोनोमर का एक और अणु जुड़ जाएगा, उससे अगली स्टेप में इसी मोनोमर का एक और अणु जुड़ जाएगा, और जब तक आपके मोनोमर के अणु उपलब्ध हैं तब तक ये जुड़ते चले जाएंगे और श्रृंखला की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से हमने ब्रैकेट के बाहर n लगा दिया है। n का मान काफ़ी ज़्यादा होता है पॉलीमर्स के केस में। यदि हमारा सेकंड वाला कार्बोनियम आयन जो BF3 की हेल्प से बना था, यदि वो कार्बोनियम आयन है तब भी उस पर ऐसे ही होगा कि मोनोमर के अणु एक एक करके जोड़ते चले जाएंगे और श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि होती चली जाएगी। तो सेकंड स्टेप में कुल मिला के यहाँ पर प्रोपेगेट हो रही है, श्रृंखला बढ़ रही है। इसके बाद आती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर हमारा पॉलीमर बन जाएगा। कैसे बनेगा ये पॉलीमर? यदि इसमें से ये जो सेकंड स्टेप में हमारा बना है बड़ा सा कार्बोनियम आयन, यदि इसमें से एक H हटा दिया जाए तो ये स्थायित्व प्राप्त करके पॉलीमर बना देगा और हमारा पॉलीमर तैयार है। जो मोनोमर हमने लिया है
उसी का पॉलीमर हमारे सामने तैयार हो जाता है इस प्रकार से। यदि BF3 वाला आप कैटायन देखें जो बड़ी साइज़ का सेकेंड स्टेप में बना था, तो वो भी अंतिम उत्पाद देने के लिए एक प्रोटॉन का त्याग कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हो एक प्रोटॉन निकल गया है और सेम पॉलीमर जो पहले बनाया हमने पिछले पेज पर जो आपको दिखाया, वैसा ही पॉलीमर इस केस में भी बन जाएगा। तो चाहे अम्ल हम कोई भी लें, चाहे मिनरल एसिड लें, चाहे ल्यूइस एसिड लें, पॉलीमर हमारा सेम बनता है। जैसा मोनोमर हमने लिया है उसी मोनोमर का पॉलीमर बन जाएगा। इस धनायनी बहुलीकरण की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम देख सकते हैं कि कम टेम्परेचर पर भी ये तेज़ी से हो जाती है रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है ब्यूटाइलिन का जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं कम ताप पर भी ये विक्रिया कुछ सेकंड्स में ही पूरी हो जाती है। ये धनायनी बहुलीकरण किन किन में होता है, जो कुछ एग्जाम्पल्स में आपके सामने लिखे हुए हैं। आइसोब्यूटाइलिन, स्टाइरीन, अल्फा मिथाइल स्टाइरीन, विनाइल ईथर एट्सेट्रा, इन सब का पॉलीमराइजेशन इसी मेथड से हो सकता है। यदि आपके डबल बॉन्ड के ऊपर असंतृप्त यौगिक जो हमने लिया है, जो मोनोमर है हमारा, यदि उस मोनोमर के ऊपर इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे हुए हों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हों, तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में धन आयन बन रहा है और धन आयन को स्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर की ज़रूरत होती है। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन डोनर लगा देंगे तो जो धन आयन बन रहा है प्रथम पद में और द्वितीय पद में जो वो बड़ा होता जा रहा है धन आयन, उस धन आयन का स्थायित्व बढ़ता चला जाएगा यदि हम इस पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा देते हैं। तो ये है हमारा धनायनी संकलन बहुलीकरण। बहुलीकरण की दो मेथड्स का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और धनायनी बहुलीकरण, धनायनी या कैटायनिक मैकेनिज्म। इसका जो थर्ड मैकेनिज्म है वो है ऋणायनी बहुलीकरण या एनायोनिक मैकेनिज्म कह सकते हो आप इसको। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्रथम पद में एनायन बनेगा। चूँकि यहाँ पर एनायन बनेगा तो इस एनायन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्षार, यानी कि बेस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन हो सकती है। तो इसके लिए हम एल्कली मेटल एल्काइड्स या क्षार धातु एमाइड या ग्रीनियर अभिकर्मक ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिया है वो पोटेशियम एमाइड लिया है। ये रिएक्शन भी 3 पदों में ही होगी। फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप, देन चेन प्रोपेगेशन स्टेप, देन चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि पहले जो हमारा क्षार है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा और इसका जो ऋण आयन है वो हमारे मोनोमर के ऊपर, यहाँ पे मोनोमर लिया है मैंने स्टाइरीन, तो स्टाइरीन के ऊपर इस ऋण आयन का जब अटैक होगा तो ये ऋण आयन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, यहाँ एक नया बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक नया एनायन बन जाएगा। इसके अगले पद में हम देखते हैं जब चेन प्रोपेगेशन स्टेप है तो मोनोमर का यानी एकलक का द्वितीय अणु इसी एनायन के साथ जुड़कर एक बड़ा एनायन बनेगा और ये स्टेप रिपीट होती रहेगी। ये स्टेप रिपीट होती रहेगी जब तक कि हमारे मोनोमर के सारे मॉलिक्यूल्स ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक ये स्टेप रिपीट होती रहेगी। तो इस प्रकार से रिपीटेशन ऑफ दीज स्टेप्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एनायन। ये वाला एनायन जिसमें कि मैंने यहाँ ब्रैकेट के बाहर एन लगा दिया है, यानी कि ये चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो एक बड़ा सा एनायन बन जाएगा। अंत में यदि इसको स्थायित्व प्राप्त करना है तो इसको एक प्रोटॉन देना होगा, तो ये प्रोटॉन ग्रहण करके H+ आयन ग्रहण करके एक फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमारा पॉलीमर है बनाता है। इस प्रकार का जो पॉलीमराइजेशन है वो उन मोनोमर्स में ज़्यादा होता है जिनमें पाई बॉन्ड वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि
NO2 है, साइनाइड है, एक्सेट्रा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब यहाँ पे एनायन बन रहा है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में एनायन बन रहा है। इस एनायन का स्थायित्व तभी ज़्यादा हो पाएगा जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इस पर लगा दिया जाए। तो नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, साइनो समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। यदि इस प्रकार के समूह इस पर लगा दिए जाएंगे तो इस बहुलीकरण को करने में और भी आसानी होगी। तो कौन कौन से मोनोमर्स हैं जो इस विधि से पॉलीमराइजेशन करते हैं, वो ये लिखे हैं मैंने यहाँ पर, विनाइल साइनाइड एंड विनाइलिडीन एस्टर एंड एट्सेट्रा। ये सब नाम यहाँ पर लिखे हैं। इनमें एनायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म से ही रिएक्शन होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। थैंक यू।